जितने इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में आते हैं तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी जाते हैं। तो इस वजह से अगर एक की वेलोसिटी +5 है तो दूसरे की वेलोसिटी -5 हो जाएगी। और जब हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की उन वेलोसिटीज को ऐड करेंगे तो ये जो न्यूमरेटर वाला पूरा टर्म है ये जीरो हो जाएगा। फिर उसको डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे भी तो भी मेरा रिजल्ट जीरो ही आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी। इस वजह से हम ये कहेंगे कि कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज होगा ही नहीं। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यहां तक मैंने लास्ट में करवा दिया था, इसके बाद आगे का पॉइंट आप लिखेंगे thus there is no net flow of charge in any direction. Thus there is no net flow thus there is no net flow of charge in any direction. Thus there is no net flow of charge in any direction. इसके बाद नोट करिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड ई वेक्टर। तो अभी तक जो हमने करा था हमने ये करा था कि किसी भी मेटल के अंदर जो भी मेटल कंडक्शन करता है, कंडक्शन जिसमें होता है, तो उस मेटल के अंदर करंट का फ्लो किसी डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा, नेट फ्लो ऑफ चार्ज होगा या नहीं होगा। और वो मैंने देखा था इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तब उस केस में क्या होगा, तो नोट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड ई वेक्टर, in the presence of an external field E vector, comma, each electron experiences a force minus E vector. Each electron experiences a force minus E vector in the opposite direction of E vector. In the opposite direction of ई वेक्टर। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, हालांकि हम ये टर्म पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर बताता हूं, बस 1 मिनट नोट करिए फिर बताता हूं। इन द opposite direction of E vector and undergoes an acceleration given by undergoes an acceleration given by A is equal to force, A वेक्टर लिखेंगे, A वेक्टर is equal to force upon mass, ठीक है। और फोर्स कितना है, माइनस ई वेक्टर, और अपॉन मास कितना है, m, माइनस ई वेक्टर अपॉन m, where small m is the mass of an electron. Where small m is the mass of an electron. अब देखिएगा कि हमने ये कहा कि जब कोई हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो अगर मैं किसी कंडक्टर की बात कर रहा हूं तो आप ये सोचिएगा कि जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है,
और इस कंडक्टर में इधर तो पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया, एक इधर पॉजिटिव टर्मिनल और इधर नेगेटिव टर्मिनल कैसे बन गया, क्योंकि हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसका मतलब इसमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया। इसमें बैटरी जो है, बैटरी का कुछ ना कुछ सॉरी, बैटरी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है और पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर, ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी ऐसे, ठीक है। और अंदर सॉरी, अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा। तो आप ये देखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसकी डायरेक्शन इधर है। हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकलता है कि E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। यही था भाई, जो भी हमारे पास फोर्स आता था, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर मान लीजिए हम बात करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसमें न्यूमरेटर में Q1 Q2 नहीं आता था, सिर्फ एक चार्ज आता था Q1, यानी कि वो एक चार्ज से डिवाइड हो गया। जो भी हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते थे उससे वो डिवाइड हो जाता था। मतलब फोर्स को अगर चार्ज से डिवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं Q और E को मल्टीप्लाई कर दूं, Q और E को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर वो मेरे पास फोर्स आ जाएगा। और ये जो Q है, इस Q पर, Q जो है वो क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। तो Q की जगह E आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैपिटल E है ही। और जो माइनस लगाया है वो माइनस इस वजह से लगाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो इसका मतलब फोर्स की भी डायरेक्शन ये। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं उन पर जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो गई। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन वो इस तरफ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरफ है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो फोर्स के अपोजिट है, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया है। दैट्स वाई फोर्स को मैंने माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई लिया है। और ऊपर वेक्टर साइन इस वजह से लगाया गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहां तक सभी को क्लियर है, बताइए। यहां तक सभी यस को सर। क्लियर है कि फोर्स ये क्यों लिया। उसके बाद आप ये देखिएगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स था माइनस ई अपॉन एम, ठीक है, तो माइनस ई और मास था एम, तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस ई अपॉन एम, ठीक है। इतना करने के बाद में फिर नेक्स्ट आप नोट करेंगे, इफ एन इलेक्ट्रॉन, अब लिखेंगे if an electron having random thermal velocity u1 vector, having if an electron having random thermal velocity u1 vector, having random thermal velocity u1 vector accelerates for time tau 1, accelerates for time tau 1, और ब्रैकेट में लिखें बिफोर इट सफर्स next before it suffers next collision, before it suffers next collision, then it will attain a velocity then it will attain a velocity, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर मान लीजिए उसका एक्सेलरेशन मेरे पास है, ए वेक्टर उसका एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। हमने ये कहा कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको हम थर्मल वेलोसिटी इस वजह से बोलते थे
क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा था उससे पहले की वेलोसिटी। समझ रहे हो? हमने ये पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u1 वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले की वेलोसिटी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा, तो उस वेलोसिटी को मैंने मान लिया v1। टाइम कितना ले लिया? τ1। मतलब सिर्फ एक कोलिजन में, मतलब जैसे ही वो एक बार टकराएगा तो दूसरी बार ना टकरा पाए, दूसरे इलेक्ट्रॉन से ना टकरा पाए, क्योंकि हमने बोला कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो उसमें थर्मल एजिटेशन शुरू होगा इलेक्ट्रॉन्स में, और फिर वो एक से दूसरा इलेक्ट्रॉन टकराएगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो वो लगातार टकराते जाएंगे। तो हम ये कहेंगे केवल एक कोलिजन में टाइम लगा τ1, दूसरे कोलिजन मतलब दोबारा टकराने से पहले का टाइम है बस ये t1, τ1 सॉरी। ठीक, तो ये हमारा τ1 हो गया। तो हमने बोला कि पहला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी हो गई v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a τ1। v इज इक्वल टू u प्लस at जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो लगा दिया यहाँ पर। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ गई। ये करने के बाद में हम यहाँ पर जो जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके ऊपर एरो लगा देंगे। एरो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी है तो टाइम के ऊपर एरो नहीं आएगा। उसके बाद लिखेंगे सिमिलरली द वेलोसिटीज ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स विल बी, सिमिलरली द velocities of, similarly the velocities of other electrons will be, similarly the velocities of other electrons will be, क्या हो जाएगा? अगर मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो v2 वेक्टर इज इक्वल टू u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ2। ठीक है, और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते v3 वेक्टर इज इक्वल टू u3 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ3 till vn वेक्टर इज इक्वल टू un वेक्टर प्लस a वेक्टर τn। तो ये सारी की सारी वेलोसिटीज हो गई, जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे सॉरी, उन सब की ये वेलोसिटीज हो गई अलग अलग। फिर हम ये कहते हैं द एवरेज वेलोसिटी। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सब की एक एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। नोट करेंगे द एवरेज वेलोसिटी वी डी वेक्टर ऑफ ऑल द n इलेक्ट्रॉन्स। सर टाउ रिलैक्सेशन टाइम, टाउ जो है, अभी मैं टाउ कैलकुलेट करूंगा। अभी तो मैंने ना अलग अलग जो टाइम्स हैं कि जैसे एक कोलिजन का टाइम उसको τ1 मान लिया, सेकंड इलेक्ट्रॉन के कोलिजन का टाइम उसको τ2 मान लिया, थर्ड इलेक्ट्रॉन के कोलिजन का टाइम उसको मैंने τ3 मान लिया। फिर मैं एक एवरेज टाइम निकालूंगा इनका, उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोल देंगे। और इसी तरीके से ये जो हमने अलग अलग वेलोसिटीज निकाली हैं, तो एक वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा, वो जो वेलोसिटी निकलेगी उसको मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दूंगा। 2 मिनट रुको, अभी क्लियर होने वाला है सब। यहाँ जो मैंने अलग अलग वेलोसिटीज ली, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की, ये तो क्लियर है ना? यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, चलिए तो आगे आप नोट करो द एवरेज वेलोसिटी वीडी वेक्टर द एवरेज वेलोसिटी वी डी वेक्टर, द एवरेज वेलोसिटी वी डी वेक्टर, ये v है और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल d है। द एवरेज वेलोसिटी वी डी वेक्टर ऑफ ऑल द n इलेक्ट्रॉन्स विल बी, of all the n electrons, of all the n electrons will be vd vector is equal to v1 vector plus v2 vector plus v3 vector plus dot 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 till vn vector
अपॉन कैपिटल एन एवरेज वेलोसिटी निकालने का वही पुराना फॉर्मूला जो यहाँ पर लगाया था, वो इनिशियल एवरेज एनर्जी निकाली थी, है ना, और यहाँ पर इनिशियल एवरेज वेलोसिटी निकाल दी, ये इनिशियल एवरेज वेलोसिटी थी। अच्छा, अब इन सब की आप वैल्यू डालिए, तो v1 वेक्टर की वैल्यू डालो, u1 प्लस ए टाउ वन प्लस u2 प्लस ए टाउ टू प्लस u3 प्लस ए टाउ थ्री प्लस डॉट 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 टिल un प्लस ए टाउ n, और पूरे के अपॉन में n आ गया, कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप क्या करें, ये जितना भी u1 u2 u3 और टिल un, ये जितने भी u वाले टर्म्स हैं इन सबको एक जगह कर दो, तो ये आ जाएगा u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस डॉट 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 टिल un वेक्टर, इसको तो एक जगह कर दिया, प्लस अब जितने भी ये ए टी वन ए टाउ टू ए टाउ थ्री ये जितने भी हैं इन सबको एक तरफ एक ब्रैकेट में डालो, तो ये हो जाएगा ए टाउ वन प्लस ए टाउ टू प्लस ए टाउ थ्री प्लस डॉट 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 टिल ए टाउ एन, ये पूरा हो गया, और अपॉन में एन, अपॉन में एन हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, मैं इस तरफ का मिटा रहा हूं, अब क्या करो, अब इसको दिस अपॉन दिस प्लस दिस ब्रैकेट अपॉन दिस बिल्कुल अलग अलग स्प्लिट करिए। इट इंप्लाइज दैट vd vector is equal to u1 plus u2 plus u3 plus dot 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 till un ब्रैकेट बंद अपॉन n प्लस ए टाउ वन प्लस ए टाउ टू प्लस ए टाउ थ्री प्लस डॉट 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 ए टाउ n ब्रैकेट बंद और अपॉन में कैपिटल N। It again implies that vd vector u1 plus u2 plus u3 plus un अपॉन n, ये जो हमारी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी निकली थी ये जीरो आई थी, तो इसकी जगह तो लिख दूंगा मैं जीरो, तो यहां तो आ गया बेटा जीरो, प्लस अब क्या करो, ए ये सब में कॉमन आ रहा है तो मैंने ए ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा टाउ वन वेक्टर प्लस, सॉरी टाउ वन वेक्टर नहीं, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री डॉट 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 टिल टाउ n अपॉन n, ये हमारे पास बचा ब्रैकेट में। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है ना, बताइए बताइए कि सभी को क्लियर है यहां तक? हाँ चलिए, इसके बाद ओके, इसके बाद ये हो जाएगा vd वेक्टर इज इक्वल टू, जीरो तो खत्म हुआ ए वेक्टर, और इस पूरे टर्म को मैं बोल दूंगा टाउ। यहां आप नोट करें वेयर टाउ इज इक्वल टू, वेयर टाउ इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस डॉट 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 टिल टाउ n अपॉन n is the average time between two successive collisions, is the average time between, is the average time between two successive collisions, is the average time between two successive collisions, full stop, the average time that elapses, full stop, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे the average time
that elapses between two successive collisions of an electron, that elapses between फिर आगे लिख रहा हूं, that elapses between two successive collisions of an electron, between two successive collisions of an electron is called relaxation time, is called relaxation time. तो ये जो टाइम हमारा निकल के आया टाउ, इसको तो हम बोल देते हैं रिलैक्सेशन टाइम. फिर इसके बाद आगे नोट करें, नाउ vd vector is equal to a vector tau. vd vector is equal to, अब ये जो a वेक्टर है, इस a वेक्टर की वैल्यू मैं जानता हूं कितना था, माइनस ई वेक्टर अपॉन स्मॉल m. तो इसको लिख देंगे माइनस स्मॉल ई वेक्टर अपॉन स्मॉल m. The parameter vd vector is called the parameter vd vector is called drift velocity of electrons, is called drift velocity of electrons. और नेक्स्ट लाइन में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, it is defined as the average velocity gained, it is defined as the average, it is defined as the average velocity gained by the free electrons of a conductor, gained by the free electrons of a conductor in the opposite direction, in the opposite direction of the externally applied electric field, of the externally applied इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने जो एवरेज वेलोसिटी गेन करी, उस एवरेज वेलोसिटी गेन करी, और वो एवरेज वेलोसिटी कब गेन करी, जब उस पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा गया. उसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं. और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का, जब एक इलेक्ट्रॉन एक बार टकराता है दूसरे इलेक्ट्रॉन से, फिर उसके बाद वो तीसरे इलेक्ट्रॉन से टकराए, तो हम ये कहें कि उसका एक कोलिजन का जो टाइम है उसको मैंने टाउ 1 मान लिया. सिमिलरली दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी तीसरे इलेक्ट्रॉन से टकराए, तो उसका जो एक टाइम ड्यूरेशन है, पहला कोलिजन का टकराने का जो टाइम है, उसको टाउ 2 मान लिया. ऐसे ही जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो चौथे से टकराए, तो उसका जो एक कोलिजन का जो टकराने का टाइम है, उसको मैंने
टाउ 3 मान लिया, तो ऐसे जितने भी ये टाइम इंटरवल्स हैं उनका सबका जब एवरेज हम टाइम निकालते हैं तो दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और उसी रिलैक्सेशन टाइम को हम ये बोल देते हैं कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम ही रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। समझ गया बेटा, दोनों चीजों के कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये तो हमारा कहलाता है, ये तो है रिलैक्सेशन टाइम, और ये जो वीडी वेक्टर निकल के आया है ये है हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए जी मैं आगे चलता हूं फिर। चलिए अगला टॉपिक नोट करेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, relation between electric current and drift velocity। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देखेंगे। नोट करें, सपोज अ पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी suppose a potential difference capital V suppose a potential difference capital V is applied across a conductor of length L, is applied across a conductor of is applied across a conductor of length L, small l, and of uniform cross section capital A, and of uniform cross section capital A, comma the electric field E set up inside the conductor, comma the electric field E set up inside the conductor is given by E is equal to V upon L, E is equal to V upon L। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में ये रिलेशन होता है कि E is equal to V upon L। ठीक है, ये हमको मालूम है। उसके बाद लिखें कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड under the influence of electric field E vector,
the free electrons start drifting in opposite direction with an average velocity vd vector. Start drifting in opposite direction with an average velocity vd vector. ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद let the number of electrons per unit volume let the number of electrons per unit volume be small n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को हमने स्मॉल n मान लिया। एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो स्मॉल ई होता है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल ई। ठीक है, इतना नोट करें। उसके बाद एक डायग्राम बनाऊंगा मैं। वही जो एक कंडक्टर का डायग्राम आपको बीच में भी एक दो बार बनाकर दिखाया, सेम डायग्राम है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां से करंट गया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए। यहां से लेकर यहां तक जो है ये इसकी लेंथ है, स्मॉल एल लेंथ हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। ठीक है, यहां मेंशन कर दीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब नोट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in length L of the conductor, in length L of the number of electrons in length L of the conductor is equal to small n multiplied by volume of the conductor, small n multiplied by volume of the conductor। अब देखिएगा, अभी तक जो हमने जितना भी मैंने इसमें पॉइंट्स आपको नोट करवाए हैं, मैं देखना चाह रहा हूं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमारा जो करंट होता है, करंट में अभी मैंने एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि कभी भी किसी कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरी डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं।
तो जो करंट है, करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है उसका डेरिवेशन हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये बोल दिया कि कोई एक कंडक्टर है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करा जाता है, उसकी लेंथ L है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V अपॉन L, ये हो गया। उसके बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद एन एवरेज वेलोसिटी विच इज कॉल्ड VD वेक्टर, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया ये वाला। लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बी स्मॉल n, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि एक यूनिट वॉल्यूम जिसको हम 1 मीटर क्यूब बोल देते हैं, कि उसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है तो ये जो पूरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो हमारा वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा। मैं ये बोलता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है और इसकी लेंथ L है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप का हो गया ना। और जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना लेते हैं हम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। वहां पर पाई आर स्क्वायर क्या है कि ये जो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, सर्कल का एरिया, और उस एरिया में इसकी हाइट को, यानी कि एरिया में जब हम हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो आप ये देखिए एरिया क्या है A और इसकी हाइट कितनी है L। तो अगर n में मैं वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूंगा, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल n है, तो टोटल वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा A इंटू एल। तो ये हो गया NaL। ये समझ में आ गया सब बच्चों को कि नहीं, बताइए, बता दीजिए बेटा। वंशिका, सचिका, प्रबल, मिलन, ईशान, Yes, 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 sir. आर्यन डिंगा, आर्यन डिग्गल, यस सर। क्लियर है। चलिए जी मैं यस आगे सर। चलता हूँ फिर। ओके, फिर हम ये कहेंगे टोटल चार्ज कंटेन्ड इन लेंथ L ऑफ द कंडक्टर, टोटल चार्ज contained total charge contained in length L of the conductor, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा वो देखते हैं। देखो, एन इंटू वॉल्यूम क्यों करा? हाँ क्यों करा, क्योंकि ये जो स्मॉल एन था ना, ये स्मॉल एन मैंने क्या लिया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब कि 1 मीटर क्यूब 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, स्मॉल एन। तो इसकी टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम, समझ गए। ये मैंने लिया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है। यस। ठीक है, अब देखिएगा टोटल चार्ज कंटेन्ड इन लेंथ L ऑफ द कंडक्टर, ठीक। तो यहां पर क्या आया, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया कि इस पूरी वॉल्यूम के अंदर, इस पूरे कंडक्टर के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, NaL। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज स्मॉल e है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना हो जाएगा, स्मॉल e इंटू दिस टर्म। तो ये हो जाएगा स्मॉल e इंटू NaL, स्मॉल e इंटू NaL। यहां तक भी मुझे लगता है समझ गए होंगे। उसके बाद नोट करें, आगे कर रहा हूं इस तरफ। आगे नोट करिए, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच एंटर द कंडक्टर, all the electrons, all the electrons which all the electrons which enter the conductor at the right end, at the all the electrons which enter the conductor at the right end will pass through the conductor at the left end, will pass through the conductor at the
लेफ्ट एंड इन टाइम स्मॉल टी, इन टाइम स्मॉल टी, तो टी कितना है? हम ये कहते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स देख रहा हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से राइट वाले एंड से टूट टूट कर इधर लेफ्ट एंड की तरफ जाएंगे, तो यहां से लेकर और यहां तक जाने में उनको टाइम कितना लगेगा? मैं ये कहूंगा कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है जिसको हम बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि मेरे पास स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की और डिस्टेंस मेरे पास एल है, तो मैं टाइम निकाल लूंगा। टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, नहीं सॉरी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये टाइम हो गया। तो टी कितना हो गया? एल अपॉन वी डी। ये टाइम हो गया। टी इज इक्वल टू एल अपॉन वी डी। करंट इज इक्वल टू, सिंस करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो हम ये कहेंगे कि I इज इक्वल टू चार्ज, तो मैंने टोटल चार्ज निकाल लिया ENAL, ये हमने टोटल चार्ज निकाल लिया था, ठीक है। ENAL अपॉन टाइम कितना है? L अपॉन वी डी, L अपॉन वी डी। अब यहाँ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस L से ये L कट गया, तो I कितना हो गया? ENAVD। I इज इक्वल टू ENAVD। बताइए जी, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद आप नोट करेंगे दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। This equation gives the relation between current gives the relation between current and drift velocity VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, ठीक है जी। और इसको यूज करते हुए ये वाला जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन आया है I इज इक्वल टू ENAVD, इस रिलेशन को यूज करते हुए हम ओम्स लॉ भी डिराइव कर सकते हैं और ओम्स लॉ का डेरिवेशन कर सकते हैं। नॉर्मल V इज इक्वल टू IR, एक तो ये फॉर्म हो गई और एक उसकी वेक्टर फॉर्म होती है, तो हम उसका जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ का भी डेरिवेशन कर सकते हैं ये वाला रिलेशन यूज करते हुए, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैं। कल भी मेरे को लेनी थी, लेकिन कल कुछ ऐसा अर्जेंट काम आ गया था कि मैं कोई भी क्लास नहीं ले पाया। तो कल का मैं आपको टाइम बता दूंगा सभी बच्चों से, या तो व्हाट्सएप पर या फोन कॉल पर एक बार सभी बच्चों से कोऑर्डिनेट करके फिर मैं टाइम बता दूंगा आपको, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली वही दोपहर का या फिर रात का टाइम रखूंगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इसके आगे करेंगे, ठीक है सर। हाँ जी बोलिए। सर एक्स्ट्रा क्लास लोगे तो रात मैं बात कर लूंगा, मैं जो भी आपको कंफर्टेबल टाइम होगा जिससे किसी भी और बच्चे के ट्यूशन का टाइम क्लैश ना हो और कोई और प्रॉब्लम भी ना हो, तो मैं उस टाइम पर टाइम रखकर कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा इसकी, ठीक है। ओके सर। चलिए जी, ओके। थैंक यू सर। सर नमस्ते। 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 थैंक यू सर। ओके।